तो दोस्तों जय श्री कृष्णा। मेरा नाम है आशीष विजय और आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट ऐसे जो कि है 402। ठीक है। 402 स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि आई होप आपने पहले के सारे ऐसेस पढ़ लिए और तभी आप इस पे आए हैं। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल आज तो बिल्कुल रिक्वेस्ट नहीं करूँगा। मैं बस आपको एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ। अभी से सारे एसेस पढ़ लोगे, साथ के साथ पढ़ लोगे, फिर सारा सिलेबस ख़त्म होने के बाद जब दोबारा उठाओगे तो आपको सब कुछ इजी लगेगा, सब कुछ याद आ जाएगा। लेकिन आप अभी से अगर मेरी सारी क्लासेस ख़त्म करने पे लगे हुए हो फिर उठाओगे तो मैं बता रहा हूँ अटेम्प्ट्स लग जाएंगे फालतू में, कोई फ़ायदा नहीं है। तो डर की वजह से पढ़ लो, क्योंकि डर ही है जो आपको पढ़ाएगा। अगर अटेम्प्ट्स लगाने हैं तो क्लासेस ख़त्म करो, एक साथ पढ़ लेना बाद में। और अटेम्प्ट्स नहीं लगाने हैं तो अभी से ही साथ के साथ जैसे ही मैं पढ़ाऊँ उसके बाद पूरा एक बार रीड कर लो। आधा घंटा लगता है रीड करने में। आज रील्स मत देखना, आज गेम्स मत खेलना, आज आधा घंटा लगा के एक बार रीड कर लो। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। अब ऐसे 402 की बात कर रहे हैं तो भाई ये नाम से तो हमें समझ नहीं आया। ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटेड टू एन एंटिटी यूजिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, क्या कहना चाहता है ये? चलो एक कहानी सुनाता हूँ मैं, आ जाओ। तो कहानी का शीर्षक है, तो देखो कहानी स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। हाँ, देखो, मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड। ठीक है। ए लिमिटेड मान लो एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है। इसके अंदर सारे आईटी टेक्नीशियंस हैं, इसके अलावा छोटे मोटे लेबर हैं जो सारे बस मोबाइल बनाते हैं, मोबाइल को डिज़ाइन करते हैं, उसके ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। अब इनको अकाउंटेंसी से रिलेटेड सर्विसेज चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड सर्विस चाहिए, तो कौन देगा? तो इन्होंने कहा कि हम अकाउंटेंट को हायर करें। सीईओ ने कहा कि अरे नहीं यार, ये सब काम हमारा काम नहीं है, इसमें बहुत झंझट होता है, हम नहीं कर रहे काम। हम एक बी लिमिटेड, मैंने बाहर से पता करी है, वो यही काम देती है। ठीक है, वो बुक कीपिंग की सर्विसेज देती है। तो हमने कहा बुक कीपिंग की सर्विसेज ले ली। यहाँ पर लिख लो, मैं सारे नहीं लिखवा रहा, चलो मैं लिखवा देता हूँ। बुक कीपिंग की सर्विस हो गई, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना हो गया। ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ एसेट हो गई, और एक और होता है इसमें सेफ गार्ड ऑफ एसेट। हाँ, मेंटेनेंस ऑफ एसेट हो गई, मेंटेनेंस ऑफ एसेट और सेफ गार्ड ऑफ एसेट लिख लो। और सेफ गार्ड, सेफ गार्ड ऑफ एसेट। तो ये सर्विसेज, इस टाइप की सर्विसेज मतलब बी लिमिटेड ए लिमिटेड को देगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, आपको क्या लगता है ये जो ये सारे के सारे सर्विसेज हैं, ये इम्पॉर्टेंट है क्या? इससे मेरा मतलब एज अ ऑडिटर अगर मैं इस पे काम करता हूँ किसी भी चीज़ पे, मान लो लेट से कि ये नहीं दे रहा होता, ए लिमिटेड के अंदर ये सारी चीज़ें होती, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना और बुक कीपिंग सर्विसेज देना, तो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इंटरनल कंट्रोल को देखने के लिए? क्या किसी कंपनी का इंटरनल कंट्रोल मैं देखने जाता हूँ तो क्या ये सब चीज़ों के अंदर वो इंटरनल कंट्रोल आएगा? आंसर इज बिग यस। अरे ये सब कुछ तो हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पार्ट है। जो भी चीज़ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से अटैच होती है उसी पे ही तो इंटरनल कंट्रोल हमें चेक करना होता है। तो ऑब्वियसली सर ये तो बहुत छोटी सी बात थी, ऑब्वियसली हम ये चेक करेंगे। तो देखो, ए लिमिटेड को यहाँ पर हम बोलते हैं, नेमनक्लेचर कर रहा हूँ, यूज़र एंटिटी। ठीक है, यूज़र एंटिटी ए लिमिटेड का नाम है। बी लिमिटेड का नाम यहाँ पर है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये नाम याद रखना। अब पूरे उसमें मैं दोबारा ये कहानी नहीं बताऊंगा, आपको नाम अभी से याद करना है। ये है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ए लिमिटेड के पास ऑडिटर ऑडिट करवाएगा ये, तो ऑडिट किससे करवाएगा? लेट से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवा रहे हैं, सी ए एक्स मान लेते हैं हम। ठीक है। और सी ए एक्स एक्स जो है वो, उसको हम बोलेंगे, लिखो, यूज़र ऑडिटर। ठीक है, समझ आ गया? यूज़र ऑडिटर हो गया। अब मैं कह रहा हूँ, अब ये हो गया, यूज़र ऑडिटर हो गया। अब यूज़र ऑडिटर जैसे ए लिमिटेड पे काम करने आया, उसने सब कुछ चेक कर लिया, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसने कहा किसने बनाई है? उसने कहा बी लिमिटेड ने बनाई है। वो कह रहा है भैया बी लिमिटेड के इंटरनल कंट्रोल मुझे चेक करने पड़ेंगे कि उसने कैसे काम किया है, किस तरह से काम किया है, क्या एप्लीकेबल एफ आर एफ जो हैं हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो अप्लाई किए कि नहीं किया, अकाउंटिंग एस्टिमेट सही से अप्लाई किया कि नहीं किया। ए लिमिटेड कह रहा है ठीक है, तो बी लिमिटेड के पास चले जा,
बी लिमिटेड कह रहा है भाई रुक जा, क्या कर रहे हो। बी लिमिटेड कह रहा है तुम्हें पता है मेरे पास 100 क्लाइंट्स ऐसे हैं, अगर सबके चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे पास यहाँ आके ऑडिट करने लग गए तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगा, मेरा तो मेन काम ही यही है। तो बी लिमिटेड ने कहा रुको रुको थम जाओ, तुम ऐसा करो, मैं ऐसा करता हूँ, एक CA वाई को पकड़ता हूँ, ठीक है, रुको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ इसको। एक CA वाई को मैं पकड़ता हूँ, मैं उससे है ना एश्योरेंस सर्विस ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ, एश्योरेंस सर्विस, एश्योरेंस सर्विस ले लेता हूँ। किस पे लूँ एश्योरेंस सर्विस, इंटरनल कंट्रोल पे, ठीक है। तो CA वाई ने कहा ठीक है मैं एश्योरेंस सर्विस इंटरनल कंट्रोल पे दे देता हूँ, तो मैं आपको रिपोर्ट दूंगा, किसकी, एक तो टाइप 1 रिपोर्ट दूंगा और एक टाइप 2 रिपोर्ट दूंगा। उसने कहा ठीक है। तो अब CA वाई ने क्या किया, बी लिमिटेड को ये टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट दे दी एश्योरेंस सर्विस पे, मतलब इंटरनल, उसने एश्योरेंस सर्विस दे दिया, इंटरनल कंट्रोल चेक कर दिया, और ये ए लिमिटेड को पकड़ा दिया, ए लिमिटेड ने एक्स को दे दिया। एक्स से पूछा क्या आप इस रिपोर्ट को ठीक है आपके लिए, तो एक्स ने कहा ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाया है ना आपने इंटरनल कंट्रोल, ठीक है चेक कर लिया, हाँ मैं मान गया इस बात को। अब क्या होगा देखो, और इसमें मेरे को कुछ बताना है नहीं, ठीक है, जैसे ही कुछ और बताना होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। एश्योरेंस सर्विस इंटरनल कंट्रोल पे मिल गई है, ठीक है। अब देखो आपको टर्म्स याद रहेंगी, हाँ मेरे को एक और चीज़ बतानी है, याद आ गई। ये देखो, ये पूरा जो एसे है ना, ये 402 यहाँ पर लगेगा, इसके ऊपर लगेगा। मतलब अब मैं पूरा चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा ना, मैं ऐसे बोलूँगा हम कौन है, हम CA हैं, हम अपनी कंपनी के ऑडिटर हैं, मतलब यूज़र एंटिटी के ऑडिटर हैं, हम 402 परफॉर्म कर रहे हैं, सॉरी 402 हम पे लग रहा है, ये पूरा ऐसे हमारी बात करेगा। अब बात आई कि जो CA वाई है वो भी तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उस पर भी कोई ऐसे लगना चाहिए। हाँ उस पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग नहीं लगता है, उस पर कोई और स्टैंडर्ड लगता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं उसका नाम भी आपको नहीं बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, उसको हम आराम से बैठ के बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं। तो अभी इतना समझ जाओ 402 किस पे लग रहा है, CA पे लग रहा है। हम CA के संदर्भ में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, CA के संदर्भ में ये चीज़ें आगे बात होगी, तो रिपोर्ट जो जाती है टाइप 1 टाइप 2 वो भी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी भी मैं रिपोर्ट जो है टाइप 1 टाइप 2 उसके बारे में आपको बताता हुआ चलूँगा। अब आ जाओ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं ऐसे 40 डील्स विद द यूज़र ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बता रहा है, मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड ऑडिट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, हमें ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। व्हेन अ यूज़र एंटिटी, कब ये ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, जब यूज़र एंटिटी यूज़ कर रहा है सर्विसेज ऑफ 1 और मोर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, एक या एक से ज़्यादा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से अगर वो सर्विसेज ले रहा है तो हमें ऑडिट करना है, ठीक है। इसको पॉइंट नंबर 1 मार्क कर लो। अच्छा क्यों मार्क करवा रहा हूँ पॉइंट नंबर 1, अरे सर हमें पता है ना, आप जब क्वेश्चन आंसर करवाओगे तो उसमें पॉइंट नंबर 1 सीधा लिख दोगे, तब हमें यही वाला पॉइंट लिख के आना है, ठीक है। अब देखो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ये पेपर का पार्ट नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ, थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो सर्विसेज देती हैं। ऐसी सर्विस ऑडिटर कौन होता है, सर्विस ऑडिटर वो ऑडिटर होता है जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को एश्योरेंस रिपोर्ट देता है ऑन कंट्रोल, कंट्रोल कौन से, इंटरनल कंट्रोल, तो इंटरनल कंट्रोल पे एश्योरेंस रिपोर्ट जो देता है वो आपका, इसको मैं मार्क भी करवा देता हूँ, एश्योरेंस रिपोर्ट देता है कंट्रोल्स पर, ठीक है। अब बात आती है, हाँ आगे आ जाओ। अब देखो, अब ये ध्यान से पढ़ना, ये लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है और मेरे को आज तक एक बात समझ नहीं आई। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ना वो एक क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, मई 18 में आया था, लेकिन मेरे को अभी तक ये समझ नहीं आया, काफ़ी टीचर इसको कवर ही नहीं करवाते। देखो मैं नाम नहीं लेना चाहता टीचर्स का, इंटरनेट पे भी मैंने अभी देखा, मतलब मैंने यूट्यूब में देखा, किसी बच्चे ने मेरे को ये बात बोली थी, इसलिए मैंने चेक किया, देखा तो सच में टीचर्स इसको पढ़ा नहीं रहे, क्यों नहीं पढ़ा रहे मेरे को नहीं समझ आ रहा भाई, जबकि पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन, तब भी तुम छुड़वा रहे हो, मेरे को नहीं पता क्यों। इतना ईजी टॉपिक है, इसकी लैंग्वेज में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, अब ध्यान से सुनना, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क करो आप पॉइंट नंबर 2, ठीक है। तो इसमें भी 2 पैराग्राफ्स हैं, देखो हम पढ़ेंगे। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आर रेलिवेंट टू द ऑडिट ऑफ यूजर एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वो ऑब्वियसली रेलिवेंट होगा
मतलब यूज़र एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, तभी तो हम ये चेक कर रहे हैं। देखो अगर मान लो कोई बंदा हमें सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज दे रहा है, तो हम क्या इतने वो होंगे क्या इंटरनल कंट्रोल चेक करवाओ? नहीं। जब कोई मेन सर्विस दी जा रही होगी, देखो अभी आगे लिखा है, when those services and control over them are part of users entities information system। भाई साहब ऐसी सर्विसेज दी जा रही होंगी जो यूजर एंटिटी के इंटरनल सिस्टम का पार्ट हो, इंटरनल इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट हो। जैसे कि आपकी बुक कीपिंग की सर्विस हो गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सर्विसेज हो गई, वो सर्विस आपके बिजनेस प्रोसेसेस का पार्ट होगी, वो रेलिवेंट होगी आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की। भाई बुक कीपिंग की सर्विस हो गई, जो बड़ी बड़ी ये सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने की सर्विसेज हो गई, ऑब्वियसली ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के का पार्ट होती हैं। ठीक है, ऑल्दो जितनी भी मोस्ट कंट्रोल हम जो चेक करते हैं ना, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड होंगे और काफ़ी जगह आपके सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट से रिलेटेड भी होंगे। यही सब चीज़ें मैंने अभी आपको डायग्राम के थ्रू बताई थी। ठीक है, अब ये बोल रहा है क्या, ये देखो दीज सर्विसेज अफेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका मतलब है ये कुछ चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं, ठीक है, तो ही हम मानेंगे कि हाँ ये हमारे मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पार्ट है, और तभी हम मानेंगे कि हमें इस चीज़ का इंटरनल कंट्रोल चेक करवाना है। देखो अगर मान लो ये एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो अगर कोई हमारा जो जिस कंपनी में हम ऑडिट कर रहे हैं यूज़र एंटिटी है, अगर वो बाहर से किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से सर्विसेज ले रही है गार्ड की, या फिर वाटर प्यूरीफायर की, या फिर कोई भी चीज़, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या चेक करूंगा? मैं उनका एग्रीमेंट चेक कर लूंगा। मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा कि भैया ये जो तेरे को सर्विसेज दे रही है हमें तो इसका इंटरनल कंट्रोल चेक करना है। पागल हूँ क्या मैं इंटरनल कंट्रोल किसका चेक करूंगा? जो मेरी कंपनी के, मतलब हमारी यूज़र एंटिटी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बिजनेस प्रोसेस का पार्ट होगी, उसी का ही करूंगा ना। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जिसका पूरा का पूरा इफेक्ट हमारी बिजनेस प्रोसेस पे डलता है। तो देखो क्या ये 6 पॉइंट्स हैं, ये कुछ फैक्टर्स हैं मतलब जिनका असर हमारी बिजनेस पे डलता है। तो देखो क्या है, ऐसी ट्रांजैक्शन यूज़र एंटिटी की जो सिग्निफिकेंट है यूज़र एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, ऐसे प्रोसीजर चाहे आईटी के प्रोसीजर्स हों या फिर मैनुअल प्रोसीजर्स हो, मैनुअल सिस्टम के प्रोसीजर्स हो, वो आपके इनिशिएट रिकॉर्ड प्रोसेस, मतलब जो भी आपके हो रहे हैं वो आपके ट्रांसफ़र हो रहे हैं जनरल लेजर में और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बन रहे हैं। मतलब आपका जनरल एंट्री से लेजर बन रहा है, लेजर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपका बिजनेस प्रोसेस का पार्ट हो गई। इसके अलावा कोई भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स चाहे इलेक्ट्रॉनिकली हो मैनुअल हो जो सपोर्ट कर रहे हैं इनिशिएट रिकॉर्ड प्रोसेस एंड इनको, तो वो भी आपके यहाँ पर पार्ट बन जाएंगे। ये क्या कहना चाहता है, जो भी डेटा सपोर्ट कर रहा है ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। इसके अलावा एंटिटीज का इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर्स इवेंट एंड कंडीशन अदर देन ट्रांजैक्शन दैट आर सिग्निफिकेंट टू द फाइनेंशियल। भाई ऐसे मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि मतलब अदर ट्रांजैक्शंस हैं जो कि सिग्निफिकेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, मतलब सीधा सीधा उसमें बोलूँ तो ऐसे इवेंट और कंडीशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ज़रूरी है, उसके लिए रेलिवेंट है, तो वो भी यहाँ आ जाएंगे। या फिर ऐसे कोई मतलब अकाउंटिंग एस्टीमेट डिस्क्लोजर या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रेलिवेंट है, वो भी यहाँ आ जाएंगे। इसके अलावा कोई भी जर्नल एंट्री, नॉन स्टैंडर्ड जर्नल एंट्री, एक मिनट, कंट्रोल सराउंडिंग जर्नल एंट्री, नॉन स्टैंडर्ड जर्नल एंट्री, जो भी आपके अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है, एडजस्टमेंट है जो कि रेलिवेंट है, वो भी यहाँ आ जाएंगी। तो ऐसी कोई भी चीज़ें जो बिजनेस प्रोसेस का पार्ट बनेंगी, तो वो हमें मतलब उसका इंटरनल कंट्रोल हमें चाहिए होगा, उसका इंटरनल कंट्रोल हमें चेक करना होगा। ठीक है, तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अगर ऐसा कोई भी चीज़ प्रोवाइड कर रही है हमारी यूज़र एंटिटी को, तो हमें उसके इंटरनल कंट्रोल जानने हैं। तो देखो ये सारे पॉइंट्स याद कर लेना, इसको मैं बोलूँगा थर्ड पॉइंट। ठीक है, इस थर्ड पॉइंट में ये सारे आते हैं। तो अब पेपर के लिए क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखवा रहा हूँ। एक यूज़र एंटिटी है, उसको सर्विसेज दे रहा है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, और पूरी कहानी लिखी होगी बड़ी सी। ठीक है, आगे बस लास्ट में लिखा होगा फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मैंने आपको अभी बताया था ना, जो भी आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बिजनेस प्रोसेस कोई भी वर्ड यहाँ पर यूज़ हो जाए, उसमें वो फैक्टर जो कंसिडरेशन डाल रहे हैं,
तो वो ये 6 फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये आपको लिखना है। तो इसके आंसर में आपको कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं, एक तो पॉइंट 1, 2 और 3, तीनों पॉइंट्स इसमें लिखने हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका मेन रहेगा, ये दोनों आपके सपोर्टिंग पॉइंट्स होंगे। ये 1, 2, 3 मैंने मार्क करवाए थे, याद है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े अब। तो ये आपका मैं लिखवा भी देता हूँ, ये मई 18 में आया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूज़र ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद 402। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो हमारा एक तो ऑब्जेक्टिव है 315 का, मैं यहाँ ना आपको डायरेक्टली लिखवा देता हूँ। एक तो है हमारा 315 का, मतलब हमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ढूंढना है। देखो ये रहा, इंटरनल कंट्रोल्स पे हमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को एसेस करना है और आइडेंटिफाई करना है। यही होता है ना 315 में, मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर में। और हमें 330 भी यहाँ पर चेक करना है, हमें उस रिस्क पे रिस्पॉन्ड देखना है, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, बस जान लो, ये जान के चलो, पेपर में नहीं आएगा ये सब कुछ, ठीक है। इसके बाद टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट की यहाँ पर बात कर रहा है, इसको बहुत मैं उसमें पढ़ाऊँगा, मैं आपको बताऊँगा कि पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें आपको क्या पढ़ना है, टाइप 1 टाइप 2 क्या होती है, जो आपका सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सर्विस ऑडिटर जो उसको एश्योरेंस पे जो भी एश्योरेंस सर्विसेज दे रहा है इंटरनल कंट्रोल पे, मैंने बोला था टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट देता है, ये वही है। अब देखो टाइप 1 क्या कहता है, मैं जो लिखवा रहा हूँ बस वो लिख लो टाइप, क्योंकि यहाँ मैं नॉलेज पर्पस के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। टाइप 1 रिपोर्ट का मतलब होता है, लिखो, रिपोर्ट ऑन डिस्क्रिप्शन एंड डिज़ाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर क्या डिस्क्रिप्शन और डिज़ाइन है इंटरनल कंट्रोल का, मतलब ये बस डिस्क्रिप्शन और डिज़ाइन ही बता रहा है टाइप 1। और टाइप 2 के लिए लिखो, ये पूरा पढ़ना है सर, नहीं अभी नहीं पढ़ना, इसको आने वाले स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे जहाँ पर हम CA की बात करेंगे। अभी तो हम CAX की बात कर रहे हैं, जो यूज़र एंटिटी का ऑडिटर है, उसको ये सब पढ़ने की क्या ज़रूरत है, वो तो बस रिपोर्ट देखेगा। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको जो जनरल फॉर्म में बता रहा हूँ ना वो याद करते हुए चलो अभी, ताकि आपको मतलब जानना ज़रूरी है। एक मिनट में यहाँ नहीं लिखवा रहा, इसको यहाँ लिखवाता हूँ। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें ऑन डिस्क्रिप्शन एंड डिज़ाइन, ठीक है, रिपोर्ट है डिस्क्रिप्शन और डिज़ाइन पे ही है, लेकिन हमें चेक करना है कि ये ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, ये इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। पहले तो हम टाइप 1 में तो बस डिस्क्रिप्शन और डिज़ाइन बता रहे हैं, इधर डिस्क्रिप्शन और डिज़ाइन के ऊपर हम बता रहे हैं कि ये मतलब ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे इफेक्टिवली, ठीक है सर, हो गई बात। अब आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों, अभी बताता हूँ, एक मिनट रुको, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको ये कैसे करवाऊँ मैं देखता हूँ। ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विसेज, क्या कह रहा है ये, देखो आपको अब जो भी वो सर्विसेज दे रहा है उसकी एक अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, राइट। ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। तो मुझे अब पूरी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, सारे इंटरनल कंट्रोल देखने हैं कि वो जो भी सर्विसेज दे रहे हैं उधर क्या इंटरनल कंट्रोल वो परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे वो काम कर रहे हैं, क्या जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, ये सब मैं चेक करूँगा, इंटरनल कंट्रोल चेक करूँगा। मैंने आपको इसके लिए एग्जाम्पल भी दिया था कि मैं देखूंगा कि एप्लीकेबल FRF देखूंगा उनके, कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो क्या फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो शेड्यूल 3 का उन्होंने पूरी तरीके से यूज़ किया है कि नहीं किया है, ना ढंग से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है कि नहीं बनाया है, ये चेक करूंगा। तो अब चेक करने के लिए मेरे को क्या अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी, देखो अब लिख लो क्वेश्चन नंबर 2, या तो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि हाउ ही कैन ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा जो मैं अभी लिखवाऊंगा। या फिर क्वेश्चन आएगा आपका, लिख लो ये क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन बोल देता हूँ, लिख लो, कंसिडरेशन रिगार्डिंग
द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्टिविटीज, लिखो, कंसिडरेशन रिगार्डिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन as to determine whether those activities are relevant to the audit, and if so, to assess their effect on audit risk। ठीक है, या तो ये क्वेश्चन आ जाए, जो मैंने अभी क्वेश्चन बोला है वो उसमें ध्यान रखना, जो नेचर और एक्सटेंड वर्ड जो मैंने बोला था, ठीक है, अंडरटेकन बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द नेचर ऑफ एक्सटेंड, मतलब वो किस तरीके से किस एक्सटेंड तक काम कर रहे हैं, क्या उनका नेचर क्या है उनके काम करने का, तो वो हमें चेक करना है। तो वहां पर क्या लेनी पड़ेगी हमें, अंडरस्टैंडिंग। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को पहचानना है। देखो अभी मैंने क्वेश्चन तो इतना बड़ा बोल दिया, आपने लिख भी लिया होगा, तो इतना बड़ा जो क्वेश्चन मैंने बोला है, तो भैया क्या नाम है उसके अंदर क्या मतलब हम पहचानेंगे कैसे कि वो यही क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बोला, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द एक्टिविटीज, जो मैंने पहले लाइन में बोला था, बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, वहां से आपको पता लगाना जाना चाहिए कि मैं उनका नेचर और एक्सटेंट जब जानने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूं उनकी सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की, राइट। तो आंसर बताता हूं। इसमें आईसीए ने दो बार क्वेश्चन पूछ रखे हैं अलग अलग टाइप से। पहली बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया था, दूसरी बार जो मैंने अभी बोला वो बोल दिया था। अब बताओ ये बच्चे का आ जाएगा तो बच्चा कितनी मुश्किल से पता लगा पाएगा कि ये आएगा। वो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द एक्टिविटी से आपको पहचानना है ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाली की। अब देखो आपको लिखना क्या है आंसर, आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है पहले तो पूरा। क्या कह रहा है, व्हेन ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूजर एंटिटी इन, एक मिनट, when obtaining an understanding of user entity in accordance with SA 315, the user auditor shall obtain an understanding how a user entity uses the service of service organization in user entities operation। ठीक है, तो भाई जब हम 315 कर रहे होंगे, मतलब आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेट में, तो यूजर एंटिटी के अंदर हम देखेंगे कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाला क्या क्या सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, और कैसे कैसे दे रहा है। फिर हम देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक मार्क करो, द नेचर ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उसका क्या नेचर है, ठीक है, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ देयर सर्विस ऑन द यूजर एंटिटी, वो उसका क्या नेचर है जो वो काम प्रोवाइड कर रहा है और उसका कितना सिग्निफिकेंस है, कितनी इंपॉर्टेंस है यूजर एंटिटी में, ये चेक करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे द नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन प्रोसीड, अकाउंट्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस अफेक्टेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो भी ट्रांजैक्शन, मतलब ट्रांजैक्शन के ऊपर काम कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, उसको अकाउंट्स को प्रोसेस कर रहा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को मतलब देख रहा है, तो उसको हम देखेंगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि द डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिविटीज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड दोज ऑफ यूजर एंटिटी, द डिग्री ऑफ इंटरेक्शन रेफर्स टू द एक्सटेंड ऑफ विच, नहीं 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 नहीं, इसको यहाँ तक ही करो आप, ये आगे मत करो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है डिग्री ऑफ इंटरेक्शन, मतलब हम देखेंगे कितनी बातचीत हो रही है इन दोनों के बीच। अब आप कहोगे बातचीत से क्या रेलिवेंस है, हो रही होगी तो हो रही होगी, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और यूजर एंटिटी की जो भी बातचीत हो रही होगी होगी होगी, नहीं, हमें इसमें इंटरनल कंट्रोल ये देखना है कि भैया ऐसा तो नहीं है कि ये जो यूज़र एंटिटी है ये ब्लाइंड, मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट करता हो उस पर, ब्लाइंड ट्रस्ट करता हो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो बोल रहा है ये वही कर रहा है। हो सकता है, जैसे मैंने आपको मोबाइल का एग्जांपल दिया था, अब उसने बाहर सर्विस क्यों दी, सर्विस आउटसोर्स क्यों करी, उसने इसलिए आउटसोर्स करी क्योंकि वो नहीं देखना चाहता अकाउंटिंग से रिलेटेड सर्विसेज, उसने प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक कीपिंग का काम दे दिया बाहर। अब बाहर जब दिया तो बाहर वाला जो बोल रहा है उसको कि ये कर ले ये कर ले, तो उसने कहा कि हाँ ब्लाइंडली कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट बढ़ जाएगा। तो जहाँ हमारा तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, हम तो 315 कर रहे हैं ना, तो 315 जब हम कर रहे हैं तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो ऑडिटर यही तो चेक कर रहा है। इसके अलावा डी पॉइंट आ जाओ, द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन यूजर एंटिटी एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द रेलिवेंट कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा हम उन दोनों का रिलेशनशिप देखेंगे, उनके बीच क्या क्या कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स हैं उनको एक बार हम सारा गो थ्रू करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो
तो ये क्वेश्चन आपको सेकंड क्वेश्चन आई थिंक समझ आ गया, ये लिख दोगे आप जब ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल पढ़ोगे तो आप ये सारा लिख दोगे, ठीक है। पेपर में बहुत ईजी 4 पॉइंट है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ नहीं लिखने। 1 मिनट, इसमें ना एक चीज़ लिखना है, रुको रुको रुको, इसका आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसका आंसर जब शुरू होगा ना तो आपको तो पहले तो लिखना है एस पर ऐसे 402, उसका नाम लिखना है 402 का, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट लिखना है। फर्स्ट पॉइंट कौन सा? वो स्टार्टिंग वाला, कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम यूज़र एंटिटी में मतलब देखें कि कौन कौन सी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बाहर से वो दे रही है, तो हम अपने सब्सटैंटिव एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन कर पाएँ, ठीक है। यही था फर्स्ट पॉइंट। तो आप फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, उसके बाद यहाँ व्हेन से लेकर यहाँ तक, और ये 4 पॉइंट जो मैंने मार्क करवाए हैं ये लिखोगे, ठीक है। ठीक है, देखो हर 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 आंसर का आपने एक चीज़ देखी होगी, डायरेक्ट आंसर नहीं है, उसके पीछे एक सपोर्टिंग भी है। तो बच्चा पेपर में पूछता है कि भैया सपोर्टिंग लिखना है क्या? हाँ, सपोर्टिंग लिखना है बच्चों। आपको आपको जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका सपोर्टिंग लिखना है। अगर आपको सपोर्टिंग बिल्कुल याद नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट लिख लो, पेपर में मार्क्स कटेंगे कटेंगे। और आप सपोर्टिंग लिखोगे तो आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। और देखो आपका मेन जो पार्ट होगा वो वही पॉइंट्स ही होंगे। यहाँ भी मेन पार्ट 4 पॉइंट्स ही हैं, लेकिन वो सपोर्टिंग लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पेपर में बिल्कुल याद नहीं आ रहा, सपोर्टिंग कुछ नहीं समझ आ रहा, तो एक लाइन लिख दो कि एज पर दिस ऐसे शुरू हो जाओ। एक लाइन कोई भी लिख दो, जैसे मैंने अभी बताया वो फर्स्ट पॉइंट लिखना है तो वो लिख दो, और उसके बाद शुरू हो जाओ ये चारों पॉइंट्स। ये सपोर्टिंग लगाना बहुत ज़रूरी है भैया। कभी ऐसे है कि किसी की कॉपी देखना, किसी रैंक होल्डर की, 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए 2-2 3-3 पेज भरे होते हैं। अब आप कहोगे कि फिर तो ऑडिट का पेपर बहुत लेंदी होगा, होगा वो तो। आपको तभी तो मैं कहता हूँ रिटन प्रैक्टिस अभी से डालते चलो। मेरे साथ जो भी पढ़ रहे हो इसको जब भी टाइम मिले लर्न करके लिखते रहो, क्योंकि भैया वहाँ पर आपको चाहिए होगा भाई, स्पीड चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया ना। हाँ, आगे आ जाओ, ये वाला यूजिंग टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट। नहीं, इसमें कुछ नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। सर ऐसे थोड़ी ना होता है, आप तो कुछ बता ही नहीं रहे, आप तो आगे बढ़ाए चल रहे हो, आखिरी टॉपिक पे पहुंच गए आप तो सीधा। सर ये नहीं चलेगा सर, सर हमें समझाओ सर, सर प्लीज़ समझाओ। ठीक है बच्चों, मैं ये जो है ना, ये जितने भी टाइप 1 टाइप 2 इससे रिलेटेड आपको बताता हूँ कुछ चीज़, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन आपको देना ज़रूरी है। आ जाओ, तो कॉपी पे चलो, ठीक है। कॉपी, सर क्या बताओगे आज हमें? देखो अब ये टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में एक बात बताता हूँ मैं आपको। अब मैं बताऊँगा आपको कहानी सब सब एसओ की। सर ये सब एसओ क्या होता है? तो मैं बताता हूँ ना बच्चों, ये यहाँ कंप्लीट हो गया था, ठीक है। सब एसओ की, सब एसओ क्या होता है? देखो हमारा एक है यूज़र एंटिटी, ठीक है, ये सर्विसेज ले रही है सब ऑर्गेनाइजेशन से, सॉरी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी किसी से सर्विस ले रहा है, वो है सब सब एसओ। मतलब जो यूज़र एंटिटी ने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को काम दिया था वो खुद ना करके वो किसी और से करवा रही है, उसे बोलते हैं सब एसओ, ठीक है। हम थे यहाँ पर एक्स, एक्स थे ना, और हम क्या थे? यूज़र ऑडिटर थे, यही थे हम, ठीक है। इतनी कहानी तो मैंने आपको बताई थी। अब सब एसओ की कहानी मैं आगे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक वाई था जो था हमारा सब ऑडिटर, वो यहाँ पर रिपोर्ट दे रहा था, ठीक है। अब क्या होगा? अब जैसे वो रिपोर्ट दे रहा होगा ना, वो देगा या तो टाइप 1 रिपोर्ट, अब ध्यान से सुनना, टाइप 1 रिपोर्ट या फिर टाइप 2 रिपोर्ट, ठीक है, यही देगा। अब इसके अंदर, इसमें अलग पेन से लिखते हैं, इसमें सब एसओ के आईसी हैं, ये देखना पड़ेगा। क्या इसमें सब एसओ के आईसी हैं? इफ़ यस तो इसे हम बोलते हैं, कुछ नाम बोलते हैं। इफ़ नो तो इसे भी हम कुछ बोलते हैं। इफ़ यस तो इसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव मेथड। ये याद रखना, प्लीज़ प्लीज़ याद रखना।
मतलब अभी मैं आगे वाले क्वेश्चन में बताऊंगा, तो आपको ये नाम पता होना चाहिए। मैं आपको अभी नॉलेज दे रहा हूँ, पेपर का पार्ट नहीं है ये। कल कोई क्वेश्चन में यूज़ हो गया इंक्लूसिव मेथड, आप कहोगे ये क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, वो नॉलेज मैं दे रहा हूँ। अगर इसमें सब एसओ की इंटरनल कंट्रोल पे कोई जानकारी नहीं है इस रिपोर्ट में, इसमें तो वाई ने बस एसओ के ऊपर रिपोर्ट बनाई है, तो इसे बोलते हैं कार्व आउट मेथड। कार्व आउट मेथड। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, वो इतना 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 अच्छा क्वेश्चन है ना, मतलब पेपर में बार 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 लगा हुआ है। और मैं बताऊं, बच्चों को वो क्वेश्चन कभी समझ ही नहीं आता, क्योंकि बच्चों को कार्व आउट का मतलब नहीं पता। और आज मैं आपको बस कार्व आउट का मतलब ही नहीं बताऊंगा, उस क्वेश्चन में उसका रेलिवेंस भी बताऊंगा, जो कि कोई टीचर बताता नहीं है। टीचर क्या करता है, कार्व आउट मेथड बता देता है कि बच्चों इसमें नहीं हुआ तो ये कार्व आउट होता है, ठीक है। अब बच्चे को पढ़ा दिया, बच्चे ने पढ़ लिया, अब आगे जाके पता है क्या होगा, क्वेश्चन आंसर बच्चे खुद करते हैं सारे के सारे। अब जो क्वेश्चन आंसर करेंगे वहां पर फंस जाएंगे कि अरे ये कार्व आउट आ तो गया, लेकिन इसका रेलेवेंस क्या है यहाँ पर। अब मैं रेलेवेंस के साथ ही तो बताऊंगा, तभी तो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको। समझ गए बात? ठीक है। देखो अब क्या होगा, अब आगे एक बात बताऊंगा जो कोई टीचर नहीं बताता। देखो अब स्टोरी इस प्रकार चलती है, मेरे को एक अलग कलर पेन से लिखना है, मैं लिखूंगा इससे, इससे लिख सकते हैं। अब स्टोरी क्या चलती है, अगर मान लो ये आंसर यस है, यस वाला केस है, तो यस वाले केस में क्या होगा, जो ये है ना हमारा यूज़र ऑडिटर मतलब एक्स, ये रिलैक्स होकर सो जाएगा। वो कहेगा ठीक है, इसके अंदर इंक्लूसिव मेथड यूज़ हुआ है, तो ये जो भी रिपोर्ट दे रहा है वाई, उसके अंदर जो भी सब ऑडिटर का मतलब इंटरनल कंट्रोल है, तो फिर मैं तो रिलैक्स हो गया। लेकिन अगर नो हुआ तो क्या होगा, तो दिक्कत आ जाएगी ना। नो हुआ तो क्या होगा, अगर नो हुआ तो मतलब कार्व आउट लगा है, इसमें सब ऑडिटर का नहीं है, तो भैया यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर एक्स को काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। या फिर काम नहीं कर पाया तो भैया यहाँ पर वो मॉडिफाई मॉडिफाई खेलेगा, मॉडिफाई करेगा रिपोर्ट को। समझ आ रही है बात, ये कितना इंपॉर्टेंट था। अब सर आपने करवा तो दिया, इसका कोई क्वेश्चन करवाओगे? हाँ बच्चों मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना इसका। देखते हैं क्वेश्चन, आ जाओ। ये है देखो, अब आ जाओ, ये सारा मैंने आपको पढ़ा दिया पता है असलियत में। एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट था वो आपको बता दिया है, बाद में इसको डिटेल में आने वाले स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, अभी इसका कोई रेलिवेंस ही नहीं है तो पढ़ा के करूँगा क्या। अब आ जाओ, इसको मार्क कर लो 4th पॉइंट, ठीक है। ये है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर 100 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये है 4th पॉइंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पर करेंगे इसके रेलिवेंस में। पहले ही पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। देखो, द यूज़र ऑडिटर मतलब मैं शेल मॉडिफाई द ओपिनियन इन यूज़र ऑडिटर्स रिपोर्ट अकॉर्डिंग विद एस 705 if the user audit is unable to obtain sufficient and audit evidence regarding the service provided by service organization relevant to audit of user entity financial statement। क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है कि अगर मान लो मुझे सर्विस ऑडिटर ने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को मान लो कोई रिपोर्ट नहीं दी, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल पे, आगे मेरे पास भी कोई रिपोर्ट नहीं आई, अगर मैं अनेबल टू ऑब्टेन एविडेंस, अगर मैं एविडेंस नहीं ऑब्टेन कर पाया तो मैं क्या करूंगा, डिस्क्लेमर दूंगा। डिस्क्लेमर किसके अंदर आता है, डिस्क्लेमर आता है ऐसे 705 के अंदर। किसके अंदर आता है, 705 के अंदर। तो मैं अपनी रिपोर्ट को यहाँ पर मॉडिफाई करके आ जाऊँगा, ठीक है, यहाँ अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करके आ जाऊँगा। इतना समझ आ रहा है? चलो अब यहाँ पर एक बार दोबारा आते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मान लो उसने वाई ने जब रिपोर्ट दी, तो वाई ने मान लो इंक्लूसिव मेथड के अकॉर्डिंग रिपोर्ट दी है, जिसके अंदर सब ऑडिटर के बारे में बता रखा है, तो दे रखी है, तो ठीक है मैं तो रिलैक्स करूंगा, मैंने ये बोला ना मैं रिलैक्स करूंगा। लेकिन मान लो वाई ने जो रिपोर्ट दी उसमें क्या हुआ, वाई ने जो रिपोर्ट दी ना उसमें सब ऑडिटर के बारे में कुछ बता ही नहीं रखा, वाई ने रिपोर्ट दे दी एसओ मतलब एसओ के काम के इंटरनल कंट्रोल के ऊपर। तो मैं क्या करूं, जब काम ही सब ऑडिटर ने किया है तो तू दे ना उसकी रिपोर्ट, उसने उसकी रिपोर्ट दी नहीं, तो भैया कार्व आउट मेथड वाली रिपोर्ट दे दी जिसके अंदर कुछ था ही नहीं। मैंने कहा ऐसा कर, मैं ना मॉडिफाई कर रहा हूँ अपनी रिपोर्ट, तो ये वही लिखा हुआ है। समझ आ गया अब आपको? अगर मेरे को
मैं सफिशिएंट एंड ऑडिट एविडेंस, अगर आई एम अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, अगर मैं ऑडिट एविडेंस नहीं ले पाया तो मैं यहाँ पर अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दूंगा, ठीक है, ऐसे 705 के अंदर। और मॉडिफाई यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मॉडिफाई वही होता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देकर आएगा अगर परवेसिव है तो, अगर परवेसिव नहीं है तो वो क्वालिफाई करके आएगा रिपोर्ट को, क्वालिफाई हो चाहे डिस्क्लेमर हो, है तो मॉडिफिकेशन में ही, ठीक है। क्या सर आप हमें इसके बारे में बता चुके हो? हाँ, मैं इस चैप्टर में आपको पहले ही मॉडिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ें बात कर चुका हूँ। आने वाले ऐसे 700 की सीरीज़ में भी दोबारा करेंगे, बट मैं दोबारा नहीं बताऊँगा, पहले भी मैं बता चुका हूँ और बाद में और डिटेल में दोबारा बताऊँगा ये मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, परवेसिव नॉन परवेसिव सब, ठीक है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, अब ध्यान से पढ़ना। देखो अब ये बात ख़त्म हो गई, ठीक है, ये बात यहाँ पर ख़त्म हो गई, ये बात समझ आ गई, 705 में मॉडिफाई कर देगा, अभी क्वेश्चन में यूज़ होगा इसलिए आराम से पढ़वा रहा हूँ। आगे पढ़ते हैं। द द यूज़र ऑडिटर शेल नॉट रेफर टू द वर्क ऑफ सर्विस ऑडिटर इन यूज़र ऑडिटर रिपोर्ट। भैया मैं उसके काम की रेफरेंस नहीं दे के आऊँगा अपनी रिपोर्ट के अंदर कि उसने इंटरनल कंट्रोल पे काम किया है, मैं अपनी रिपोर्ट में ये सब कुछ नहीं बता के आऊँगा। सुनो सुनो सुनो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, शेल, शेल वर्ड का यूज़ हो रखा है, मे नहीं हो रखा। मे होता तो मैं बोलता कि मेरी मर्जी है कि मैं रेफरेंस दे के आऊँ कि नहीं दे के आऊँ उसके काम का अपनी रिपोर्ट के अंदर। यहाँ शेल वर्ड यूज़ हुआ है, शेल का मतलब है मैं दे के ही नहीं आ सकता भाई, समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं किस कलर से इसको मार्क करवाऊँ आप लोगों को, ये लिख लो, ठीक है। जब मैं अपनी अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दे के आऊँगा, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ, अगर लॉ ने कहा है तो मैं दे दूंगा, ठीक है। सुनो अब मैं इसको ज़्यादा कलर नहीं मार्क कर सकता, अब तुम सुन ही लो और ध्यान से समझ लो। अगर लॉ ने बोला है तो ठीक है, मैं रेफरेंस देकर आऊँगा कि यहाँ पर जो वाई था उसने काम किया है। लेकिन अगर मान लो लॉ ने नहीं बोला है तो मैं किसी का रेफरेंस नहीं दे के आऊँगा, सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे टूट पड़ेगी, ठीक है। लेकिन कल को मान लो हम पकड़े गए तो क्या सारी जिम्मेदारी मेरी है? नहीं, तब तो मैं बोलूँगा ना, रेफर नहीं, वो जो केस चलेगा मेरे ऊपर, कल को मान लो मैं पकड़ा गया, बोला कि ये तो इंटरनल कंट्रोल में झमेला था, तो कल को मैं पकड़ा गया, जब मेरे ऊपर केस चलेगा तो केस में मैं बोलूँगा कि भैया ये देखो इनका सर्विस ऑडिटर को पकड़ो, इनके सर्विस ऑडिटर ने काम किया है उसको पकड़ो, मेरे को क्या पूछ रहे हो, देखो उसने काम किया तो उसको ही पकड़ा जाएगा। लेकिन अपनी रिपोर्ट के अंदर मैं उसका नाम नहीं लिख के आऊँगा अनटिल एंड अनलेस लॉ ने ऐसा बोला हो। उसके बाद क्या कर रहे हैं, इफ़ सच रेफरेंस है रिक्वायर्ड बाय लॉ, अगर लॉ ने बोला है कि उसका रेफरेंस दो और हमने रेफरेंस दे दिया, तो यूज़र ऑडिटर रिपोर्ट शैल इंडिकेट द रेफरेंस डज नॉट डिमिनिश द यूज़र ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ओपिनियन। अगर लॉ ने बोला है और मैंने उसका रेफरेंस दे दिया तो इससे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होगी। जिस चीज मतलब ठीक है, समझ आ गया ना? ऐसा नहीं है कि अब उसका रेफरेंस दे दिया तो भैया अब उसकी सारी ड्यूटी, अगर मैंने ओपिनियन गलत भी दे दी तो चलेगा, नहीं। ओपिनियन आपकी है, काम आपका है, आप पकड़े जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से यूज़र उसको बचाया भी गया है, लेकिन जब केस चलेगा तब वो फंस जाएगा। तो समझ आ गया, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये तीनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, पता है आप लोगों को, तीनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, इन तीनों को मार्क कर लो। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन, इसके साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। चलो आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, तो ये थर्ड क्वेश्चन ही मैंने करवा रखा है और ये चैप्टर एंड, ठीक है। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना। ये क्वेश्चन पता है बच्चा यही करता है, चैप्टर टीचर से पढ़ाता है, क्वेश्चन खुद करता है और यहाँ पर एक चीज़ बोली गई है उस पर गलती कर देता है और फिर इस क्वेश्चन को रट लेता है। देखो एक कहानी सुना रखी है पूरे क्वेश्चन में, मैंने उसको डायग्राम में लिखा है। एक ENN लिमिटेड है, यूज़र एंटिटी है, एक चार्टेड अकाउंटेंट है जिसका नाम कुछ दे रखा था, मैंने इसको यहाँ पर आपके लिए बोल दिया कि यूज़र ऑडिटर है, ठीक है। नाम मान लो आशीष ले लेते हैं। अब क्या हुआ, उसने एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से, ऐप लिमिटेड से काम लिया और उनके वहाँ कौन काम कर रहा था, एक सर्विस ऑडिटर काम कर रहा था। अब सर्विस ऑडिटर ने टाइप 2 रिपोर्ट दी है जो कि कार्व आउट है। कार्व आउट से आपको क्या समझ आया? सबसे पहले तो हमें कार्व आउट से ये समझ आया, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से बता रहे हैं। पेंसिल कहाँ गई, पेंसिल। सबसे पहले तो भैया कार्व आउट से मेरे को एक बात समझ आई है कि यहाँ पर
आपका सब एसओ का भी टॉपिक है जो कि इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, लेकिन यहाँ पर एक सब एसओ भी काम कर रहा है जिसके बारे में हमारे एसए ने, मतलब हमारे सर्विस ऑडिटर ने इसके ऊपर इंटरनल कंट्रोल पे काम नहीं किया है, इसलिए ये टाइप 2 रिपोर्ट जो दे रहा है वो कार्व आउट पे दे रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया? ठीक है, कार्व आउट का रेलिवेंस यहाँ पर ये था कि यहाँ सब ऑडिटर की भी बात हो रही है, बट सब ऑर्गेनाइजेशन, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, बट इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, लेकिन बच्चे को समझ भी नहीं आएगा, बच्चा रट लेगा। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ। हमने देखा, हम रिव्यू कर रहे हैं, तो हमने रिव्यू करते हुए देखा कि एक अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दी गई है हमारे असिस्टेंट द्वारा, हमारे असिस्टेंट ने अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दी है। ठीक है, अरे पेंसिल असिस्टेंट ने अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दी है। ठीक है, उसने बोला और उसने है ना रेफरेंस भी दे दिया। क्या हो रहा है, उसने रेफरेंस दे दिया किसका, कि वर्क जो किया है ना वो सर्विस ऑडिटर ने किया है। अब आप पहले बताओ, आगे बढ़ने से पहले, क्या उसने सही किया? हमारे असिस्टेंट ने रेफरेंस दे दिया, बट इस ऐसे में तो लिखा है रेफरेंस तो आप दे ही नहीं सकते, अगर लॉ ने बोला है तो ही दे सकते हो। तो लॉ ने तो देखो यहाँ कुछ नहीं बोला है इस क्वेश्चन में, तो आप रेफरेंस नहीं दे सकते हो। तो ये हमारे ऑडिटर ने गलत किया, हमारे असिस्टेंट ने गलत किया। क्या गलत किया? यहाँ पर आप रेफरेंस नहीं दे सकते हो। एक मिनट, ठीक है, आप यहाँ पर रेफरेंस नहीं दे सकते हो, पहला पॉइंट मेरे को मिला। दूसरा पॉइंट मुझे मिला, यहाँ पर अनमॉडिफाइड रिपोर्ट क्यों गई है? यहाँ पर तो मॉडिफाइड रिपोर्ट जाएगी। क्यों जाएगी भैया? यहाँ देखो कार्व आउट है, कार्व आउट का मतलब इसने तो कार्व आउट रिपोर्ट दी है, तो मैं तो यहाँ पर ऑडिट एविडेंस गैदर ही नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारे सर्विस ऑडिटर ने सब एसओपी के ऊपर कार्व आउट रिपोर्ट दिया, उसने उसके इंटरनल कंट्रोल डाले ही नहीं जिसने असलियत में काम किया है। तो जिसने असलियत में काम किया है उसके इंटरनल कंट्रोल आपने नहीं डाले, तो मैं तो अपनी रिपोर्ट मॉडिफाई करके आऊँगा ना। क्यों? क्योंकि मेरे को तो सब वो मिले ही नहीं एविडेंसेस। ठीक है, आगे पूछ रहा है, क्या आप ये जो सर, मतलब मैं हूँ, आशीष हूँ, क्या मैंने अपने असिस्टेंट को रिमूव करने के लिए बोला है रेफरेंस और मॉडिफाई करने के लिए बोला है रिपोर्ट को? क्या वो सही बोला है? कमेंट करो। तो चलो कमेंट करते हैं, मिलकर कमेंट करेंगे हम, और बहुत सारा कमेंट करके आएंगे। तो पहले तो हम SA 402 बता के आएंगे इसका एसए का नाम। फिर बुक में जो पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4 मैंने किसको मार्क करवाया था? ये रहा, मैंने इस पूरे को पॉइंट नंबर 4 मार्क करवाया था। ये तीनों पॉइंट हम लिख देंगे। इन तीनों पॉइंट लिखने के बाद हम बोलेंगे इन द गिवन केस, और पूरी स्टोरी सुना के आएंगे, क्योंकि आईसीएआई को स्टोरीज बहुत पसंद है। वो चाहता है कि बच्चों पेपर भरो, ऑडिट का पेपर लेंदी बनाओ अपने खुद के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम क्या बता रहे हैं? कंटेंशन ऑफ यूजर ऑडिटर, मतलब कि आशीष, इन रिमूविंग ऑफ रेफरेंस ऑफ वर्क डन बाय एसए इज इन ऑर्डर। भाई सही तो है, सही तो कर रहा है, ऐसे में बोला गया है कि हटाना है, तो वो सही कर रहा है, हटा रहा है। इन केस ऑफ अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, ठीक है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि अनमॉडिफाइड रिपोर्ट पे उसने हटाया है, तो हाँ हटा सकता है। यूजर ऑडिटर कैन नॉट रेफर द वर्क डन बाय एसए, तो उसको मतलब रेफर नहीं करना। ठीक है, बस ये इन्होंने आंसर दे दिया, तो बस और तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ख़त्म। तो आई होप ये आपको समझ आ गया हो। तो हम आगे चलते हैं, ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, तो प्लीज़ सारा एक बार रिवाइज़ कर लेना। मैं आपको ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे पूरे चैप्टर के, बहुत लंबा चैप्टर था ये। तो इसी के साथ हम ये ख़त्म करते हैं। ये ऐसे मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, मिलते हैं। ठीक है, चलो यार, ये 43 मिनट्स में हो गया ये चैप्टर, और क्या चाहिए। बाय बाय, जय हिंद।